नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सागर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश को किया पूरा खोखला। महंगाई बेरोजगारी से जनता है परेशान। रायपुर में पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी। बीते 16 मार्च से जारी है हड़ताल। अब तक सरकार ने नहीं की है कोई पहल। गरियाबंद में अवैध बोर खनन पर प्रशासन की कार्यवाही। तहसीलदार ने 2 वाहन को किया जब्त। अवैध बोर खनन पर लगाई गई रोक। नारायणपुर में जल जीवन मिशन का कलेक्टर ने लिया जायजा। मौके पर दिए कई दिशा निर्देश। कहा, अप्रैल महीने के आखिरी तक हो जाएंगे पूरे सभी काम। जगदलपुर में 3 बच्चों की गहरी पानी में डूबने से हुई मौत। अंतिम संस्कार में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक। पीड़ित परिवारों को दिया 4-4 लाख का मुआवजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सागर से है, जहां 2023 के चुनाव की रणनीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को अंदर से खोखला कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के भविष्य को खोखला कर दिया है। आज प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई थी, जिसको लेकर शिवराज सरकार ने मुआवजे की बात कही थी, लेकिन अब तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। यदि खास पड़ेगी उनका बूथ मैनेजमेंट हमारा काम है। हमारा मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, ये भी याद रखें। और हमारा संगठन मजबूत हो गया और मजबूती की ओर जा रहा है। बूथ लेवल तक अपना संगठन बना रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे भारी बूथ प्रभारी और हम उसका मुकाबला करेंगे। सरकार मैं नहीं बचा पाया, मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो सरकार बचा देता, मैं भी सौदा कर लेता, और मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता। भूपेश है तो भरोसा है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त इस नारे की गूंज है। आज प्रदेश की जनता को विश्वास है कि जब तक भूपेश बघेल हमारे मुखिया है, तब तक इस प्रदेश में खुशहाली की नई गाथा रोज लिखी जाएंगी। और इसी विश्वास के साथ पश्चिम विधानसभा परिवार की तरफ से परिवार के मुख्य से अति आवश्यक कार्यों की जनता की मांग को भूपेश बघेल के समक्ष संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा के लिए रखा। और कल हुए पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के कार्यक्रम विकास कार्यों और सामाजिक संगठन को मिली सौगात के लिए उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट किया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के हक के पैसों की लूट हो रही है। केवल पिछले वर्ष राज्य की सरकार ने वेट और स्टेट जीएसटी से लगभग 18,000 करोड़ की कमाई की थी। ये पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल से भी राज्य ने रिकॉर्ड कमाई की है। लेकिन राज्य ने अपने कर से जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं दी है। वहीं केवल 1 साल में ही राज्य ने पेट्रोल डीजल से 6,520 करोड़ कमाई की। केवल 4.5 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए दिए। तो आखिर यह पैसा कहां गया? राज्य की कांग्रेस सरकार ने जीएसटी के नाम पर बहुत बार रोना रोया है। अब आंकड़े सामने आए हैं तो हैरान करने वाले हैं। राज्य ने वैट और जीएसटी से 1 वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए की कमाई की। ये कमाई पिछले वर्ष की तुलना में 20% ज्यादा है। लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल से जो वैट पे 20% की ग्रोथ हुई है, 20 पैसे की भी राहत राज्य ने अपने कर से जनता को नहीं दी है।
केंद्र ने पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी है, लेकिन न गरीबों का मकान बना, न उनके घर में नल लगा, न जो चावल केंद्र ने दिए वो गरीबों तक पहुंचने दिए गए, ना ही संपत्ति कर हाफ होता है, ना ही 20 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ना ही नियमितीकरण होता। तो आखिर इतना पैसा जो राज्य की खुद की कमाई बढ़ गई, जो केंद्र सरकार 5 गुना पैसा दे रहा है, प्रदेश की जनता पूछ रही है आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, इस पैसे की लूट कौन कर रहा है, क्योंकि इतने सारे पैसे होने के बावजूद जनता को तो कुछ हाथ नहीं आ रहा। अब खबर धमतरी से है, जहां नगर निगम में बजट बैठक डी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बता दें कि बीजेपी के पार्षद अभी भी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा की अगुवाई में बजट को आम जनता सहित निगम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने की मांग को लेकर अड़े हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में सेंचुरी गार्डन के पास गांधी जी की मूर्ति के सामने पार्षद सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, जिसमें पार्षदों का कहना है कि निगम बजट को जानना पार्षदों का जनतांत्रिक अधिकार है, जिससे वंचित करना नगर के विकास को बाधा पहुंचाने के जैसा है। इसके साथ ही पार्षदों ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में या तो बजट को सामने लाया जाए या फिर महापौर विजय देवांगन को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। 11 तारीख को सामान्य सभा बजट की बैठक रखी गई थी और आपने देखा कैसे सदन छोड़कर जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भाग गए। और मैं सुन रहा था महापौर जी की बातें कि विकास विरोधी भाजपा पार्षद। मैं ये पूछना चाहता हूं और आज खुला चैलेंज दूंगा महापौर को, क्यों न जनहित के मुद्दों को लेकर खुली बहस हो जाए घड़ी चौक में। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद जो धमतरी नगर निगम के हैं, वो नगर विकास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे काला पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बजट बैठक से महापौर जी उठ करके चले जाते हैं। बजट साल भर में एक बार प्रस्तुत होता है और वो नगर विकास का साल भर का दर्पण होता है। यदि वो विकास से भाग रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी मेरे को चर्चा में यहाँ पे बात आई है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट बैठक में प्रश्नकाल होना ही नहीं चाहिए। गाइडलाइन में स्पष्ट है कि बजट बैठक और धारा 30 के अंतर्गत जो विशेष सभाएं होंगी उसमें प्रश्नकाल नहीं होते। दूसरी बात ये है कि सभापति को कोई अधिकार नहीं है कि वो 5 दिन के लिए बैठक को स्थगित करे। अधिकतम वो 30 दिन के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है और 3 दिन के लिए स्थगित कर सकता है, और 3 दिन से अधिक यदि करना है तो सदन की सहमति से करेगा, भले वो 30 दिन के लिए करे। ये नियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नियम नाम की कोई चीज नहीं चल रही, ये बात तो स्पष्ट हो रहा है। नगर निगम में बजट पेश जिस दिन से किए थे, बजट पेश तो नहीं कर पाए और उसके बदले उन्होंने सदन से छोड़कर भाग गया। इसको विरोध के स्वरूप में पूरी हमारी पार्टी के निर्देशानुसार और हमारे पूरे 19 पार्षद हमारे सहयोगी के साथ मिल करके रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर भगोड़ा है, महापौर अपना अभिमत खो चुका है, कुर्सी में बैठने लायक अब नहीं रह चुका है। हम महापौर से यही गुहार लगाते हैं कि आप कुर्सी छोड़ो और दूसरे को मौका दो। महापौर जी के द्वारा सदन छोड़कर भागना और उसके बाद बजट के संबंध में जो चर्चा करना था उससे सभापति भी बाहर गायब है और महापौर गायब है। कोई जवाबदार नहीं है, बजट कब होगा उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अब महापौर को इस्तीफे की मांग को लेकर, सभापति के इस्तीफे की मांग को लेकर हम आज सत्याग्रह में बैठे हैं। लगातार जब से बजट स्थगित किया गया है, अब कारण स्थगित किया गया है, ये महापौर जी
आरोप लगाते हैं कि भाजपा हल्ला गुल्ला करती है, कैमरा देखती है, ऐसे उलूल फुलूल बयानबाजी दे रहे हैं। महापौर जी मानसिक रूप से इतने तनाव में है कि उनको खुद को पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें मोहन मरकाम ने अगले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान द्वारा किए जाने की बात कही है। केदार कश्यप ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी ने कांग्रेस में बौखलाहट पैदा कर दी है और जिसके कारण कांग्रेस के लोग अब यह भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगले चुनाव में टिकट किसको दें और किसको ना दें। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ प्रवास पर आते हैं और वो कहते हैं कि जिताऊ चेहरों को टिकट देंगे, यानी वे इस बात से को मान रहे हैं कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक जिताऊ नहीं रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और उसके कारण से कांग्रेस के विधायकों की हालत बहुत गंभीर है। लोग उन पे अविश्वास करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी के अध्यक्ष का भी ये बयान आना कि अब जो टिकट वितरण होगा वो सर्वे के आधार पर होगा। कभी उनका ये कहना कि जो जीतने वाला होगा उसे टिकट दिया जाएगा, कभी ये कहना कि टिकट तो आलाकमान तय करेगा। ये इस बात को साबित करता है कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक तक सब आज जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है और पूरा जब काम यदि आलाकमान तय करेगा तो निश्चित मानिए कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के यहाँ के नेताओं पर अविश्वास जताया, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों पर कहते अविश्वास जताया, कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से राज्यसभा में सांसद के तरीके से 3 सांसद उन्होंने दूसरे राज्य के भेजा, उसी तरीके से ये लोग अपने ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो लोग उनका कहा माने और उनके इशारों पर चले। छत्तीसगढ़ में चुनाव आने में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में राजनीतिक उबाल अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालात यह हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से पार्षदों तक में जमकर तनातनी देखने को मिल रही है। इसे घमासान के बीच एक वीडियो बिलासपुर के तकतपुर ब्लॉक से सामने आया है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से हाथापाई तक करते हुए दिखाई दिए। उज्जैन में महाकाल फेज 2 के अंतर्गत आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन मकान और होटल्स को बुलडोजर से जमीनों-दोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं सुबह ही प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और पुलिस फोर्स के साथ बेगम बाग के पास मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान जेसीबी की मदद से लगभग आधा दर्जन मकान और होटल तोड़े गए। बता दें कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा, साथ ही एसडीएम कल्याणी पांडे भी मौजूद रहे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि यहां कुल 13 मकान हटाए जाने हैं, जिनमें से 7 भवन मालिक कोर्ट से स्टे ले आए हैं, जिस पर नगर निगम ने हाई कोर्ट में अपील की है। के सामने जो क्षेत्र है, ये सर्वे नंबर पर करीब 13 मकान जो थे वो अतिक्रमण में थे, क्योंकि ये शासकीय सर्वे नंबर है और इसमें से 7 मकानों पर जो आधिपत्यधारी थे उन्होंने स्टे ले आया है माननीय हाईकोर्ट से। अभी 6 मकानों पर जिन पर स्टे नहीं है उन पर आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 3 अभी तोड़े जा चुके हैं। मैडम, जो स्टे आया है वो कब तक के लिए आया है? स्टे हमें आगामी कार्रवाई नहीं करने तक आया है। उसमें माननीय हाईकोर्ट में हमारा रिप्लाई प्रशासन की ओर से दायर हो चुका है और जल्द ही स्टे भी वैकेट हो जाएगा। खबर उमरिया से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश स्तर से पहुंचे पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार ने लोग बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं जिले का अन्नदाता बिजली की उपलब्धता नहीं होने से
खेती नहीं कर पा रहा है। और हद तो तब होती है जब लगातार बिना बिजली के अवैध तरीके से बिल भेजा जा रहा है और जिला अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से बिल की वसूली भी की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां माफ कीजिए, खबर रायगढ़ से है, जहां पंचायत सचिवों की हड़ताल बीते 16 मार्च से जारी है। बता दें कि इस हड़ताल को 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, पर अभी तक शासन की ओर से कोई प्रतिनिधि सचिव संघ से बातचीत करने के लिए नहीं आया है। वहीं सचिव संघ भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान प्रदेश सचिव संघ इकाई रायगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि सचिव पद को जब तक सरकारी नहीं किया जाता है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक सचिवों की हड़ताल से पंचायत के काम रुके पड़े हैं। वहीं हड़ताल की वजह से कोई भी बैठक नहीं हो पा रही है। ये हम लोग का जो हड़ताल है वो 16 मार्च 2023 से प्रारंभ हुआ है, जो आज लगभग 33-34 दिन होने जा रहा है और हड़ताल हमारा जारी है। कल हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में हमारे जितने विधायक महोदय हैं उनको हमारी मांग पत्र के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन हमने सभी विधायकों को दिया है और सभी विधायकों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हमारी जो सचिव की मांग है वो न्यायोचित मांग है और इसके संबंध में उन्होंने हमारा सपोर्ट भी किया है सभी विधायकों ने। और अब देखते हैं कि कितने दिन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां जिला प्रशासन ने अवैध बोर खनन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरिदा खुर्द में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन करते 2 वाहनों को जब्त कर कार्यवाही की गई। बता दें कि जिले में जल संकट को देखते हुए 1 अप्रैल से जल अभाव क्षेत्र घोषित कर नलकूप खनन कर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी लोग खनन कर रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां 19 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीएमएफ शासी परिषद की पहली बैठक कलेक्टर तारन प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सांसद गोमती साय, विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक सहित तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर तारन प्रकाश सिंह ने कहा कि रायगढ़ की विभिन्नताओं वाला जिला है, जहां शहरी अधोसंरचना के साथ सुदूर ग्रामीण इलाके भी हैं, जिसको देखते हुए सभी क्षेत्रों में काम किया जाना चाहिए। वहीं जिले में जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से काम किया जाएगा, क्योंकि यहां पर जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति के लिए भी कार्य किया जाएगा। आज 2 विषय की बैठक थी। एक सड़क सुरक्षा को लेकर के, रायगढ़ शहर उद्योग नगरी है और जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है, इसके लिए विषय में आज बैठक था, जिसमें पुलिस अधीक्षक कलेक्टर साहब भी थे और बड़ा अच्छा चर्चा हो गया कि किस तरह से सड़क को संचालन करना है और कैपेसिटी कितना होना चाहिए, ये सभी विषय में हुआ। दूसरा बैठक था खनिज न्यास निधि का, जितना भी यहाँ पैसा आता है रॉयल्टी का पैसा, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे विभाग में, शिक्षा में, पानी में, स्वास्थ्य में, सारे विभाग में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका सब विषय को लेकर के बैठक और बड़ा सकारात्मक चर्चा भी हुआ। खबर नारायणपुर से है, जहां कलेक्टर अजीत बंसल की तरफ से चल रहे ग्राम नव मूंज मोटे और छोटे कुम्हारी में जल जीवन मिशन का जायजा लिया गया। वहीं कलेक्टर नारायणपुर ने कार्य का निरीक्षण करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य अप्रैल महीने के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पानी को उपलब्ध कराया जा सके।
जगदलपुर के नगरनार क्षेत्र में 20 अप्रैल की दोपहर को तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन महारानी अस्पताल पहुंचे और पूरे घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े होने की बात कही। इसके साथ ही विधायक रेखचंद जैन ने जिला प्रशासन से बातचीत कर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी, जिसके बाद रेखचंद जैन महारानी अस्पताल से लेकर नगरनार तक पीड़ित परिवारों के साथ निरंतर बने रहे और नगरनार में तीनों बच्चों के पार्थिव शरीर को बारी बारी से कांधा देकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बड़ा गजब हादसा घटा है मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगरनार क्षेत्र में। गोदी मुंडा तालाब में 3 स्कूली बच्चे प्रियांशु, विक्की बेसरा और प्रमोद गोयल, ये बच्चे नहाने के लिए गए थे और पानी में डूबकर उनकी डेथ हो गई। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने तत्काल जिला प्रशासन से बात की, हॉस्पिटल पहुंचा, उनके परिजनों से मिला। इनकी निधन हो चुका था तो इनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और तत्काल इनको को लेकर पुनः मैं नगरनार पहुंचा। इनके परिजनों को ढांढस बताते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय के कोसे थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में कोसे थाना क्षेत्र के कई गांव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु बैठक में शामिल हुए। बता दें कि कोसे थाना प्रभारी निरीक्षक विजय पैंकरा ने बैठक में आयोजित सभी लोगों से चर्चा करते हुए सामाजिक बुराइयों पर अपनी बात रखने को कहा। वहीं शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि इस समय सामाजिक उन्माद फैल रहा है और इस विषय को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हर कोई अपने तीज त्योहार को मना सके और हमें सभी वर्ग का सम्मान करना चाहिए। वहीं शांति समिति की इस बैठक में उपस्थित कई लोगों ने अपने गांव की समस्याएं भी रखी। आज थाने में थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों, सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। शांति समिति की मीटिंग ली गई। शांति समिति की मीटिंग लेने का मकसद यही था कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कई जगह धार्मिक उन्माद, कई जगह सामाजिक, कई जगह सामुदायिक उन्माद फैलाने की जो अफवाहें चलती है, सबसे बच के रहना है। तो सभी को अपने अपने तीज त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्रता, शांति और सद्भावना पूर्वक करें, इसीलिए शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी। बेमेतरा में प्रशासन की लापरवाही से सुरही नदी एक दिन बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है। आपको बता दें कि नगर पंचायत देवकर में करोड़ों की लागत से सुरही नदी में पुल निर्माण कार्य किया गया, जिसका उद्घाटन कुछ महीने पहले हुआ। वहीं पुल के निर्माण में निकले मलबे को नदी ठेकेदारों ने सुरही नदी में ज्यों के त्यों छोड़ दिया, जो आने वाले समय में दुर्घटना का कारण बन सकता है। अभी हम नगर पंचायत देवकर के जीवनदायिनी सुरही नदी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि इस नदी में अभी पानी नहीं है। निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय, लेकिन यहाँ पे सुरही नदी में तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है। कल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे देवकर पहुंचकर इनका भूमि पूजन किया। 5 करोड़ की लागत से बनने वाले तटबंध का भूमि पूजन किया। लेकिन उससे बड़ी एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही कि 1 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक पुल का निर्माण किया गया था। सुरही नदी पे बड़ा पुल का निर्माण किया गया था और जिस निर्माण एजेंसी ने इसका निर्माण किया, वो पुल का निर्माण तो किया, लेकिन मलबे को यही छोड़ दिया, जो आने वाले समय में एक दुर्घटना का सबब, एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कोई मलबा दिखावे।
आप देख सकते हैं कि इतने सारे मलबे जो कि निर्माण के समय निर्माण एजेंसी के द्वारा छोड़ दिया गया। इस निर्माण में जो भी प्रशासन के लोग थे, जो भी इंजीनियर थे, उनको सोचना चाहिए था कि ये मलबा निश्चित तौर पर एक दुर्घटना का सबब बन सकता है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब भी इस नदी में पानी आएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे बड़े इसमें अपने नहाने के लिए तो निश्चित तौर पर एक दुर्घटना घटित हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा वहीं पे देख सकते हैं कि अब ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। निश्चित तौर पर ये मलबा, आपको मैं यही बताना चाहता था कि शासन और प्रशासन को इधर ध्यान देते हुए मलबा हटाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन के साथ विजय चौबे, साधना प्लस बेमेतरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।